हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 19 सितंबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। आज के क्वेश्चन इजी भी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतने ही ज़्यादा हैं। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से ये कौन सी साइट है जो कि भारत में लोकेटेड नहीं है, और ये सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही साइट है। तो मोहनजोदारो, राखीगढ़ी, धोलावीरा, लोथल और बनावली में सही आंसर है मोहनजोदारो। ये आज की डेट में भारत में स्थित नहीं है। मोहनजोदारो कहाँ पर है? आज की डेट में इसको बोलते हैं लरकाना डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं? लरकाना डिस्ट्रिक्ट, और ये पड़ता है पाकिस्तान में। बाकी अगर राखीगढ़ी की बात करें तो ये हरियाणा के हिसार में पड़ती है। धोलावीरा की अगर बात करें तो ये आपका गुजरात के पश्चिम तट की तरफ पड़ती है। लोथल भी आपका गुजरात का ही डॉग था। और बनावली की अगर बात करें तो ये आपका हरियाणा में ही है। कहाँ पर? हरियाणा। तो इस तरीके से मोहनजोदारो सही आंसर है। आप में से ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया था। वेरी नाइस। चलिए अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? देखिए, यूनिसेफ में गुडविल एम्बेसडर के रूप में उनको अपॉइंट किया जाता है जो कि कहीं ना कहीं पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हों, या फिर गरीब बच्चों के लिए बेहतर कार्य कर रहे हों। इस तरीके के लोगों को गुडविल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया जाता है। तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है वेनेसा नेकते। क्या नाम है? वेनेसा नेकते। इनको अपॉइंट किया गया है गुडविल एम्बेसडर के रूप में। इनकी उम्र 25 वर्ष है और ये युगांडा से बिलोंग करती हैं। ये युगांडा के अंदर यूथ क्लाइमेट एक्टिविस्ट के रूप में इस टाइम पे कार्य कर रही हैं। अब ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ये मात्र 19 साल की हैं और ये स्वीडन से बिलोंग करती हैं। तो इनका कहना है कि इन्होंने ग्रेटा थनबर्ग को देखकर ही ये खुद इंस्पायर हुई हैं और इस क्षेत्र में आई हैं, और अब ये एक्टिविस्ट के रूप में कार्य कर रही हैं क्लाइमेट को बचाने के लिए। इन्होंने अपना मूवमेंट राइज अप मूवमेंट के नाम से शुरू किया था कुछ टाइम पहले। यूनिसेफ की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पहली बार संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के रूप में 2022 से 23 के सत्र के लिए कौन से शहर को नॉमिनेट किया गया है? तो एससीओ के लिए कल्चरल कैपिटल के रूप में वाराणसी को इस बार नॉमिनेट किया। इसका फैसला अभी हाल ही में एससीओ काउंसिल की 22वीं मीटिंग हुई है, और ये मीटिंग कहाँ हुई है? ये उज्बेकिस्तान के अंदर समरकंद में हुई है। मैंने अभी आपको पिछले सप्ताह के करंट अफेयर में बताया भी था। तो वहां पर यह फैसला लिया गया है कि 2022 से 23 के सत्र के लिए अब वाराणसी होगा कल्चरल कैपिटल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि 2022 लास्ट से लेकर 2023 लास्ट तक एससीओ की जितनी भी मीटिंग्स होंगी, वो ज्यादातर मीटिंग्स वाराणसी में ही आपको अब देखने को मिलेंगी। अभी कुछ टाइम पहले वाराणसी के अंदर भारत सरकार के द्वारा एक सर्किट हाउस की भी स्थापना करी गई थी। यह सर्किट हाउस इसीलिए बनाया गया था कि आने वाले टाइम में अगर इंटरनेशनल मीटिंग्स यहाँ पर होंगी तो जो डेलीगेशन आएगा उनको वहीं पर रुकाया जाएगा। जो भारत के भी ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो इनमें हिस्सा लेंगे मीटिंग्स में, वो भी उसी सर्किट हाउस में रुकेंगे। और वाराणसी तो आपको पता ही है, ये पीएम नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्युएंसी भी है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में 1932 में जब से भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई है तब से आज तक ये कौन सा हेलीकॉप्टर है जिसको महिला फाइटर पायलट्स के द्वारा नहीं उड़ाया गया? तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में कि इस बार दो विमेन कॉम्बैट पायलट्स जो हैं ये इस हेलीकॉप्टर को उड़ाएंगी। तो ये हेलीकॉप्टर है चिनोक। आपको पता है चिनोक अमेरिका का हेलीकॉप्टर है, ये अमेरिका निर्मित है, और इसका पूरा नाम है CH-47 चिनोक के नाम से इसको जाना जाता है। काफी पहले ये तकनीक हम लोग अमेरिका से खरीद चुके हैं और इस टाइम पर हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास टोटल 15 चिनोक हैं, और इसको उड़ाएंगी जो दो पायलट हैं। उनमें से एक हैं स्क्वाड्रन लीडर पारुल भारद्वाज और दूसरी हैं स्क्वाड्रन लीडर स्वाति राठौर। ये दोनों इसकी फ्लाई करेंगी नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर्स में, जिनको आप LAC के नाम से जानते हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके ऊपर मैंने अभी 3 दिन पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। इंडिया चाइना बॉर्डर में एक बार फिर से अभी एक एग्रीमेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसको पूरे एशिया के अंदर बेस्ट वर्क प्लेस 2022 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में डिक्लेयर किया गया है? मतलब कहने का आप ऐसा समझ लो कि एक अभी सर्वे किया गया था, और उस सर्वे के आधार पर
जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं उनके एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किए गए और उस आधार पर यह रिजल्ट निकाला गया कि ये कौन सी संस्था है जो कि सबसे बेहतर जगह है एम्प्लॉयज के काम करने के लिए पूरे एशिया के अंदर। तो इसमें फेडरल बैंक ने टॉप किया है, फेडरल बैंक रहा नंबर 1 पे। और अगर बात करें, ये तो बात हो गई इंडियन बैंक की, अगर पूरे एशिया में अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो फिर ये 63वें नंबर पे है, 63rd नंबर पे है। और फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है अलुवा। क्या है? अलुवा। अलुवा पता है कहाँ पड़ता है? ये कोची में पड़ता है, केरल में। और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल 2022 का अभी हाल ही में किसने जीता है? तो इस बार का एसएएफएफ अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल जीता है भारत ने। और भारत ने फाइनल में नेपाल को 4-0 से पटकी दी है। तो भारत इस बार हकदार रहा इस पूरे चैंपियनशिप का। एसएएफएफ की स्थापना 1997 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है ढाका। इस बार का जो वेन्यू था, ये था श्रीलंका के अंदर कोलंबो। और कोलंबो में रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर इसका फाइनल खेला गया है। अगला क्वेश्चन है, आईटीपीओ जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अभी हाल ही में कौन अपॉइंट किए गए हैं? ये अपॉइंट किए गए हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट बीवीआर। ये 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ कैडर से। इनको 2 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आईटीपीओ में सीएमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है। इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार की एक संस्था है जो कि भारत में ट्रेड को प्रमोट करने का कार्य करती है और उनके लिए मानक तैयार करने का कार्य करती है। इन्होंने जो सक्सीड किया है वो एलसी गोयल को सक्सीड किया है। एलसी गोयल अब यहां से रिटायर हो गए हैं। आईटीपीओ की स्थापना 1977 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कौन सा दिन मनाया गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। यह दिवस हम लोग मनाते हैं 17 सितंबर को। इसको मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि जो पेशेंट है, चाहे वो किसी भी तरीके से ग्रसित हो, हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। इसकी वजह से आप कई बार बहुत सारी सीवियर डिसीजेस भी देख लेते हो और सीवियर केसेस भी देख लेते हो। तो इस बार की 2022 की थीम रही है मेडिकेशन सेफ्टी। अगर स्लोगन की बात करी जाए तो इस बार का स्लोगन रहा है मेडिकेशन विदाउट हार्म। और कॉल टू एक्शन की अगर बात करें तो इसका स्टेटमेंट था नो, चेक एंड आस्क। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं तो उसे नोट आउट कर लीजिए, या फिर पीडीएफ तो आपको मिल ही जाती है, उस पीडीएफ को सेव करके रखिएगा ताकि आप रिवाइज कर सकें एग्जाम से पहले। करंट अफेयर का वेटेज भी इस बार ज्यादा बढ़ जाएगा। आप लोगों ने देख लिया होगा नोटिफिकेशन कैसा है, इस बार एसएससी ने हिला कर रख दिया है। सारी चीजें कुछ अलग ही स्तर की हो चुकी है। तो करंट अफेयर थोड़ा सा बहुत अच्छे से आप देखने की जरूरत है। कम से कम 1 साल के करंट अफेयर अब मिनिमम आप मान के चलिए कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन बचा नहीं है। अब वो जो टिक है और मार्क करने वाला है या फिर इंपॉर्टेंट वाला है, वो सारा केस खत्म हो गया है। अब आपको सब कुछ ही पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो एक बार फिर से सुमंत खतपालिया को अपॉइंट किया गया है अगले 3 साल के लिए। सुमंत खतपालिया का कार्यकाल 2023 में खत्म हो रहा है। तो पहले से ही, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है, आरबीआई ने 2 साल पहले ही ये गाइडलाइन बनाई थी कि अब जितने भी बैंक हैं वो अपने एमडी और सीईओ को उनके रिटायर होने के 6 महीने पहले ही अगला एमडी और सीईओ कौन होगा उसका निर्धारण कर लें। तो अभी इनका कार्यकाल मार्च 2023 में खत्म होने जा रहा था। तो फैसला लिया गया है कि मार्च 2023 से लेकर मार्च 2026 तक अब ये और रहेंगे एमडी और सीईओ इंडसइंड बैंक के। इनको पहली बार 2020 में मार्च के महीने में सीईओ और एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया था। इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। इस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जहां पर भारत की पहली लिथियम आयन सेल बैटरी का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है? मैंने इसके ऊपर 3 दिन पहले एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि लिथियम बैटरीज की क्या कंडीशन है, क्यों ये ब्लास्ट हो जा रही है या इनमें आग पकड़ ले रही है। ये सारी चीजें अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताई भी है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। काफी चीजें आपको लिथियम आयन बैटरी के बारे में पता लग जाएंगी। बेसिक सी चीज एक होती है जो कि लोगों को नहीं पता होती है कि लिथियम बैटरी और लिथियम आयन बैटरी में अंतर क्या होता है। लिथियम बैटरी का मतलब
एक ऐसा सेल या बैटरी जिसको आप एक बार यूज करके फेंक देते हो, यूज एंड थ्रो होता है। लेकिन लिथियम आयन का मतलब होता है चार्जेबल बैटरी, जिसको आप रिचार्ज करके बार बार यूज कर सकते हो। तो लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर। और आंध्र प्रदेश में कहां पर? तिरुपति में। तिरुपति। इस पूरे प्लांट को बनाने की जो कॉस्ट आई है, ये 165 करोड़ कॉस्ट आई है इसको बनाने में। और इसको जो मैन्युफैक्चर किया जाएगा, मतलब यहाँ पर इस प्लांट में जो बैटरीज बनाई जाएंगी, ये सब म्योनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा बनाई जाएंगी। और इस कंपनी का हेडक्वार्टर है चेन्नई। तो कहने का मतलब यह है कि यह मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। अभी तक भारत सरकार मजबूर थी, ना चाहते हुए भी चाइना और साउथ कोरिया से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था सेल बैटरीज को। बट अब धीमे धीमे इन चीजों को हम लोग रेड ऑफ करेंगे और केवल मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही लिथियम बैटरीज भारत में ही बनेंगी और भारत में ही उनका यूज होगा। इस प्लांट का उद्घाटन राजीव चंद्रशेखर के द्वारा किया गया है, जो कि इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है। आंध्र प्रदेश में इस टाइम पे वाई एस जगन रेड्डी की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय हैं जिनको अभी हाल ही में फ्रांस की सरकार के द्वारा टॉप सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मतलब फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया है, जिसको नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर्स बोलते हैं। तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है स्वाति पिरामल। स्वाति पिरामल। आपको पता है ये कौन है? पहली चीज तो इनका इंट्रोडक्शन, ये एक बहुत ही प्रख्यात भारतीय साइंटिस्ट है। इसके अलावा ये वाइस चेयरपर्सन है पिरामल ग्रुप की। और इन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में जिस तरीके से उत्कृष्ट कार्य किया है और कंट्रीब्यूशन दिया है, इनके टाइम पीरियड पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से भारत और फ्रांस के बीच में जो संबंध है वो भी काफी अच्छे हुए, जिसकी वजह से फ्रांस सरकार ने इनको साल 2006 में फ्रांस के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया था, जिसको बोलते हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। उसको क्या बोलते हैं? नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। बट अब इनको 2006 के बाद 2022 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। और थोड़ा सा मैं रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनके बारे में आपको बता देता हूँ। मुकेश अंबानी को तो आप सब जानते ही हैं। और मुकेश अंबानी की जो बेटी हैं ईशा अंबानी, उनके जो पति हैं आनंद पिरामल, ये उनकी माँ है। तो कहने का मतलब ये कि जो ईशा अंबानी है, मुकेश अंबानी की बेटी, ये उनकी सास है। ओके, स्वाति पिरामल। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर बी आर अंबेडकर के नाम पर रखा है? तो ये है तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार। तेलंगाना सरकार ने नई सचिवालय बिल्डिंग अभी हाल ही में बनाई है। इस बिल्डिंग को बनाने में 650 करोड़ रुपए लगे हैं। 650 सीआर की मदद से ये बिल्डिंग बनाई गई है। इसकी खास बात यह है कि यह 7 लाख स्क्वायर फीट में बनी हुई है और 7 स्टोरी बिल्डिंग है इस तरीके से। तो इसका नाम डॉक्टर बी आर अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। तेलंगाना में इस टाइम पे गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन। अभी हाल ही में एनएलसी इंडिया लिमिटेड के चेयरपर्सन और सीएमडी के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? एनएलसी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका पूरा नाम समझ लीजिए, इसको बोलते हैं नेविली। क्या बोलते हैं? नेविली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह कंपनी भारत सरकार की ही एक संस्था है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत कार्य करती है और कोयले से चलने वाले जो थर्मल पावर जनरेटर हैं उनको बनाने में मदद करती है। तो ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के अंदर एक जिला है जिसको नेविली बोलते हैं, वहीं पर है। तो इसको एनएलसी इंडिया लिमिटेड बोला जाता है इन शॉर्ट। इसके एमडी और चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है प्रसन्ना कुमार मोतुपल्ली। ये इनका नाम है जो कि अपॉइंट किए गए हैं। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सिंपल है, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है। आपको बताना है फंडामेंटल राइट के अंदर ये कौन सा आर्टिकल है जो कि ये बताता है कि 14 साल तक के बच्चे फैक्ट्रियों में कार्य नहीं कर सकते हैं, आप उनसे मजदूरी नहीं करा सकते हो। 22, 23, 24, 25, 26 कौन सा इसका सही आंसर है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। इसके अलावा आप आने वाले किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इस बार आप देख रहे हो बम्पर वैकेंसीज है, करीब 20,000 वैकेंसीज है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जीएसजीके का फाउंडेशन बैच अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसी मंथ 1 सितंबर को यह बैच स्टार्ट हुआ है और अभी इसमें हिस्ट्री चल रही है। इस बैच में मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ आपको कवर करा रहा हूँ। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप इस बैच को लेना चाहते हैं तो आप खुद को एनरोल कर सकते हो अनअकैडमी प्लस में। उस बैच के लिंक पर आप क्लिक करिएगा, वहां पर डिस्काउंट कोड मांगेगा वरुण777 डाल दीजिएगा। आज का जो बेस्ट ऑफर है वो आपको मिल जाएगा और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा।
थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।